व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से सेशन के अंदर। जल्दी जल्दी सारे के सारे लोग आ जाएंगे और जल्दी से मुझे एक बार ऑडियो वीडियो चेक दे दीजिए और बता दीजिए कि क्या आप लोगों को मेरा ऑडियो, क्या आप लोगों को मेरा वीडियो सब कुछ एकदम परफेक्ट है, सब कुछ एकदम बढ़िया है, सब कुछ एकदम जबरदस्त है। बोलो बोलो बोलो। ये सर एकदम बढ़िया, एकदम औसम, एकदम जोरदार। अब अगर मैं बात करूँ आप लोगों के साथ तो सर आज के इस सेशन के अंदर हम लोग क्या देखने वाले हैं। सर आज के इस सेशन के अंदर हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे अमेजिंग चीज़ों को हम लोगों को जानना है। ठीक है, तो वो सारी बातों का हम लोग बढ़िया तरीके से देखते हुए चलने वाले हैं। फटाफट फटाफट सारे के सारे लोग आ जाइए। और मैं अगर बात करूँ आप लोगों के साथ तो सर हम लोग क्या करेंगे। सर आज हम लोग यहाँ पे है ना बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए चलने वाले हैं। एक मिनट जस्ट रुकिएगा, एक तरफ मैं ऐसे रिजल्ट की साइड थोड़ा सा हाँ। चलो बहुत बढ़िया, आइए। अब अगर मैं बात करूँ आपके साथ तो सर हम लोग क्या देखने वाले हैं यहाँ पे। सर हम लोग यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए चलेंगे। आज सेक्शन नंबर 25 से हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। सेक्शन नंबर 25 से हम लोग यहाँ पे चीज़ें चर्चे यहाँ पे बढ़िया तरीके से करते हुए चलने वाले हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ आप लोगों के साथ सर आज हम लोगों को क्या क्या देखना है, तो आज हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें देखना है, लाइक लिटरली बहुत सारी चीज़ें देखना है। जैसे देखो रजिस्ट्रेशन, सबसे पहली चीज़ अगर मैं बात करूँ आपके साथ तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंजेस इन पार्टनर्स सेक्शन नंबर 25। मतलब क्या बोला जा रहा है सर, मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है मान लो पहले पार्टनर्स थे ए बी सी करके और अब पार्टनर्स यहाँ पे आ रहे ए बी डी करके पार्टनर्स हो रहे हैं। मतलब अब जो सी पार्टनर है ना उसके जगह कोई नया पार्टनर आ रहा है बेटा, है ना। या अगर मान लीजिए एग्जिस्टिंग पार्टनर के अंदर ही कुछ तो भी चेंजेस हो रहे हैं तो वो चीज के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सेक्शन नंबर 25 के अंदर। किसके अंदर सभी लोग बताइए, सेक्शन नंबर 25 के अंदर हम लोग बात करेंगे। देखो, एवरी पार्टनर शैल इन्फॉर्म एलएलपी एनी चेंज इन हिज नेम एड्रेस या विद इन द पीरियड ऑफ 15 डेज फ्रॉम सच चेंज। मतलब सर बोला जा रहा है जब से यहाँ पे पार्टनर ने क्या करना है सर, पार्टनर ने यहाँ पे एलएलपी को इन्फॉर्म करना है। पार्टनर ने एलएलपी को इन्फॉर्म करना है कितने दिन के अंदर सर, चेंज से 15 दिन के अंदर। बोलो क्या बोला मैंने, चेंज से सर 15 दिन के अंदर यहाँ पे इन्फॉर्म करना है, ऐसा मैं यहाँ पे कह रहा हूँ। चेंज से 15 दिन के अंदर सर यहाँ पे इन्फॉर्म करना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। एलएलपी को सर हम लोग बताएंगे। दूसरा देखो एलएलपी शाल, अब एलएलपी क्या करेंगी 15 डेज के अंदर आपने अगर एलएलपी को इन्फॉर्म किया तो एलएलपी वेयर अ पर्सन बिकम्स और सीज टू बी अ पार्टनर फाइल अ नोटिस विद रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ही बिकम्स और सीजेस टू बी अ पार्टनर। तो एलएलपी अब अगर कोई पार्टनर, मान देखो अगर चेंजेस हो रहे हैं ना, और चेंजेस के केस में क्या हो रहा है, चेंजेस के केस में वेयर अ पर्सन बिकम्स और सीजेस टू बी पार्टनर, मतलब सर एडमिशन या रिटायरमेंट के बारे में या डेथ ऑफ अ पार्टनर के बारे में बात कर रहे हैं तो एलएलपी को सर भेजना पड़ता है नोटिस रजिस्ट्रार को। किसको नोटिस भेजना पड़ता है, रजिस्ट्रार को। कितने दिनों के अंदर भेजेगा, 30 दिनों के अंदर भेजेगा सर, जब से ये चेंजेस हुए तब से। और वेयर देयर इज एनी चेंज इन द नेम या एड्रेस ऑफ अ पार्टनर तो यहाँ पे रजिस्ट्रार को नोटिस फाइल करना पड़ता है 30 दिन के अंदर फ्रॉम सच चेंज। मतलब सर यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई भी नेम या एड्रेस, जैसे अपन ने देखा ना जो ये वाला केस, ये वाले केस के अंदर भी अपने को 30 दिन लेने वाला है एलएलपी नाम को आगे फॉरवर्ड करने के लिए, मतलब चेंज यहाँ पे करने के लिए, ऐसा कहा जा रहा है। मतलब सर दोनों केसेस के अंदर एलएलपी को रजिस्ट्रार को बताना होगा 30 डेज में, एलएलपी को रजिस्ट्रार को बताना होगा कितने दिन के अंदर, बोलो 30 डेज के अंदर एलएलपी को रजिस्ट्रार को बताना होगा। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं सर, वो सारे चेंजेस के बारे में बताते हैं। क्या, हाँ सर वो सारे चेंजेस के बारे में हम लोग यहाँ पे इन्फॉर्म करते हुए चलते हैं। क्या आप बात को समझ रहे हो? यस सर। अब उसके बाद देखिए क्या बोला थर्ड वाले पॉइंट में, द नोटिस फाइल विद द रजिस्ट्रार शाल अंडर सबसेक्शन 2। अब ये जो नोटिस फाइल हुआ है ना अंडर सबसेक्शन 2 क्या करना होगा, शाल बी अकम्पनीड इन सच फॉर्म एंड अकम्पनीड बाय सच फीस एज में बी प्रिस्क्राइब। मतलब आप जो भी नोटिस दोगे चेंजेस के रिगार्डिंग उसके अंदर आपको फीस देना होगा। इसको साइन करेगा कौन, इसको साइन करेगा डीपी साइन करने वाला है और इसको ऑथेंटिकेट करेगा। उसके बाद इफ इट रिलेट्स टू एन इनकमिंग ऑडिटर इट शाल कंटेन अ स्टेटमेंट बाय सच पार्टनर दैट ही कंसेंट्स टू बिकमिंग अ पार्टनर साइंड बाय हिम एंड ऑथेंटिकेटेड इन अ पार्टनर। मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है अगर इनकमिंग पार्टनर से रिगार्डिंग है ना तो उस पार्टनर की भी साइन लगेंगी, किसकी, इनकमिंग पार्टनर की भी साइन लगेंगी, ऐसा कह रहे हैं क्या? हाँ, इनकमिंग पार्टनर की भी साइन लगेंगी, ऐसा इनका कहना है। मतलब सर देखो क्या क्या बोल दिया, देखो यहाँ पे नोटिस जो आप लोग रजिस्ट्रार को भिजवाना है आप उसको फीस के साथ भिजवाना। दूसरा आप इसको साइन करोगे, डीपी के द्वारा साइन होगा और ऑथेंटिकेट किया जाएगा।
जाएगा। और अगर इनकमिंग पार्टनर के बारे में बातचीत की जा रही है तो आप ऐसे स्टेटमेंट को क्या करोगे, साइन करोगे। मतलब जो इनकमिंग पार्टनर है वो भी इसको साइन करने वाला है क्या, हाँ सर, और वो भी ऑथेंटिकेट करेगा डॉक्यूमेंट को, वो भी साइन करेगा और वो भी ऑथेंटिकेट करेगा डॉक्यूमेंट को, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है सर, परफेक्ट है। अब अगर कोई भी एलएलपी कॉन्ट्रावीन करता है प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2 को, तो हर एक एलएलपी और डीपी को, क्या कहा मैंने, एवरी एलएलपी एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर को पेनल्टी लग सकती है, कितने की, 10,000 रुपए की पेनल्टी लग सकती है। कितने की पेनल्टी लग सकती है, बोलो, 10,000 रुपए की सर यहाँ पे पेनल्टी लग सकती है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। अगर कोई भी पार्टनर कॉन्ट्रावीन करता है तो ऐसे केस के अंदर पार्टनर को भी पेनल्टी लगेगी, कितना, 10,000 की। अगर पार्टनर नहीं बताया, 15 दिन के अंदर नहीं बताया तो 10,000 की पेनल्टी। ठीक है, उसके बाद देखो, अ पर्सन हु सीजेस टू बी अ पार्टनर of LLP may himself with the registrar file a notice under subsection 3 अगर if he has reasonable cause to believe that LLP may not file a notice with registrar and in case of any such notice by a partner registrar shall obtain a confirmation to this effect by LLP। मतलब सर पार्टनर ने अगर रजिस्ट्रार को नोटिस भेजा कि मैं तो छोड़कर जा चुका हूं LLP को, तो रजिस्ट्रार यहाँ पे LLP से कंफर्म करता है कि सही में छोड़ा क्या, समझ रहे आप बात को, सही में छोड़ा क्या, ऐसा कंफर्मेशन हम लोग करेंगे जब तक अनलेस एलएलपी हो। अगर एलएलपी ने भी फाइल कर दिया होगा फिर कंफर्म करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो यहाँ पे क्या होगा सर, नहीं तो यहाँ पे रजिस्ट्रार कंफर्म करेगा पक्के से एलएलपी को। क्या बना, मैंने बोला कंफर्म करेगा पक्के से एलएलपी को, ऐसी वाली चर्चा हो रही है। समझ रहे हो क्या आप बात को, बोलो जल्दी से मुझे, क्या आप सब लोग इस बात को समझ रहे हो बढ़िया तरीके से? यस सर, एकदम बढ़िया तरीके से समझ रहे हैं। तो एक बार गो थ्रू करेंगे फटाफट सेक्शन नंबर 25 को। अब देखो, हाउएवर अगर कोई भी कंफर्मेशन गिवन बाय एलएलपी विद इन 15 डेज में कोई कंफर्मेशन नहीं आता है तो रजिस्ट्रार, तो ऐसे केस के अंदर क्या होगा, रजिस्ट्रार नोटिस एलएलपी, मतलब जो रजिस्ट्रार है कंफर्मेशन, अगर ये वाला कंफर्मेशन अगर नहीं दिया ना बेटा 15 दिन के अंतर्गत, तो ऐसे केस के अंदर 15 डेज में रजिस्ट्रार मान लेता है कि सब सही है करके। कितने दिन के अंदर, बोलो, 15 डेज के अंदर रजिस्ट्रार मान लेता है कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब कुछ सही है, ऐसा वो मान लेगा, ऐसा वो डीम्ड मान लेता है, ऐसा मैं कह सकता हूं। ठीक है, चलिए गो थ्रू करो फटाफट फटाफट जल्दी से सेक्शन नंबर 25 को। कम ऑन एवरीवन, जल्दी से जाएंगे और सेक्शन नंबर 25 को देखेंगे अभी। हुआ, ये देख लो जल्दी से, एक मिनट पानी की बोतल। चलो आओ, ध्यान दो, चलो हो गया, आओ। अब हम लोग बात करेंगे एक्सटेंट एंड लिमिटेशन ऑफ लाइबिलिटी ऑफ एलएलपी एंड पार्टनर। मतलब कितने एक्सटेंट तक और क्या लिमिटेशन ऑफ लाइबिलिटी होती है एलएलपी के ऊपर भी और पार्टनर के ऊपर भी। क्योंकि देखो, एलएलपी को बोला जाता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। क्या बोला जाता है, सभी लोग बोलो, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बोला जाता है।
तो ये जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है ये कितने एक्सटेंट तक लिमिटेड मानी जाती है, फिर से ये कितने एक्सटेंट तक लिमिटेड मानी जाती है और कितने एक्सटेंट तक पार्टनर की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, कितने एक्सटेंट तक एलएलपी की लाइबिलिटी लिमिटेड है और कितने एक्सटेंट तक पार्टनर की लाइबिलिटी लिमिटेड है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब देखो सबसे पहली बात, पार्टनर एज अ एजेंट, एवरी पार्टनर ऑफ एलएलपी फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ एलएलपी, ये क्या है, एजेंट ऑफ एलएलपी माना जाता है, नॉट ऑफ अदर पार्टनर्स। मतलब सर क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि एक जो पार्टनर है ना दोस्तों, समझना बात को, ये जो पार्टनर है ना बेटा, ये पार्टनर को अपन लोग एजेंट बना लेंगे। क्या बना लेंगे बोलो जल्दी से, इस पार्टनर को अपन लोग कहेंगे कि तू क्या है, एजेंट है करके। किसका एजेंट है सर, एलएलपी का एजेंट है, लेकिन वो भी कौन से पर्पस के लिए, केवल और केवल बिजनेस के पर्पस के लिए। मतलब सर एलएलपी का कोई अगर बिजनेस नहीं है और उसके डिसीजन अगर पार्टनर लेता है तो वो एजेंट माना जाने वाला है क्या, नहीं सर नहीं माना जाने वाला है। और दूसरी वाली बात सर, एलएलपी क्या वो बाकी पार्टनर्स का एजेंट होता है क्या, मुझे बताइए। नहीं सर, बाकी पार्टनर्स का वो एजेंट नहीं होता है, इस चीज का ध्यान रखना। तो हमने क्या कहा, सभी लोग बता दो सर, हमने ये कहा कि एक जो पार्टनर है ना ये एजेंट होता है एलएलपी का, वो भी कौन से पर्पस के लिए, केवल और केवल बिजनेस पर्पस के लिए। बिजनेस नहीं है तो वो एजेंट नहीं है और पार्टनर नहीं तो एजेंट नहीं, ऐसा वाली बात यहाँ पे, मतलब वो बाकी पार्टनर्स के एजेंट नहीं होता है, ये वाली चर्चा यहाँ पे की गई है, ठीक है सर। उसके बाद देखो और क्या बोला गया, एक्सटेंड एंड द लाइबिलिटी ऑफ एलएलपी सेक्शन नंबर 27, मतलब कितने एक्सटेंड तक एलएलपी की लाइबिलिटी होती है उसके बारे में बात करेंगे। एलएलपी इज नॉट बाउंड बाय एनीथिंग डन बाय द पार्टनर इन डीलिंग विद अ पर्सन इफ, मतलब क्या बोला गया यहाँ पे, एक एलएलपी जो है ना वो मतलब विल नॉट बी बाउंड बाय एनीथिंग डन बाय द पार्टनर, मतलब पार्टनर ने कुछ किया, क्या बोला यहाँ पे, मान लीजिए पार्टनर ने कोई एक्ट किया, पार्टनर ने क्या किया, पार्टनर ने कोई एक्ट किया, तो इसके लिए एलएलपी, जिस एलएलपी है ना वो नॉट बी लायबल फॉर द एक्ट। कब नॉट बी लायबल होने वाला है जरा बताइए मेरे को। पहला वाले पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला देखो, द पार्टनर इन फैक्ट हैज नो अथॉरिटी टू एक्ट फॉर एलएलपी इन डूइंग अ पर्टिकुलर एक्ट। पहली बात तो पार्टनर को कोई भी अथॉरिटी नहीं है, पहली चीज नो अथॉरिटी टू पार्टनर, मतलब मैंने पार्टनर को बोल रखा हूं कि तू यहाँ पे गल्ले पे नहीं बैठेगा, पैसे कलेक्ट नहीं करेगा, तो वो पैसे कलेक्ट नहीं कर सकता। या दूसरा मैंने पार्टनर को बोल के रखा हूं तू यहाँ पे गुड्स को परचेस नहीं कर सकता, तो पार्टनर गुड्स को परचेस नहीं कर सकता, खत्म हो गई बात, है ना। तो अपन लोग बोलेंगे नो अथॉरिटी। क्या बोला जा रहा है सभी लोग बताइए, नो अथॉरिटी। तो अगर पार्टनर के पास कोई चीज की अथॉरिटी नहीं है और पार्टनर फिर भी वही एक्ट करता है, तो ऐसे केस के अंदर एलएलपी उसके लिए जिम्मेवार नहीं होने वाली है। मतलब मैंने यहां पे बोला था गुड्स को परचेस मत करियो, फिर भी पार्टनर ने गुड्स को परचेस किया, तो ऐसे केस के अंदर मेरी कोई भी जिम्मेवारी नहीं आती है। दूसरा देखो, अ पर्सन नोज दैट ही हैज नो अथॉरिटी और डज नॉट नो और बिलीव हिम टू बी अ पार्टनर ऑफ एलएलपी। एक व्यक्ति को पता है, मतलब ये जो थर्ड पर्सन है ना बेटा, समझना, ये जो एक्ट है तो ये एक्ट कोई थर्ड पर्सन के साथ हो रहा है, ये थर्ड पर्सन को बताए कि ये व्यक्ति जो है ना, ये व्यक्ति मतलब ही नोज कि यहाँ पे व्यक्ति के पास अथॉरिटी नहीं है, फिर भी वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो अगेन मैं कहूंगा एलएलपी की जिम्मेवारी आने वाली है क्या, नहीं सर एलएलपी की जिम्मेवारी नहीं आने वाली है। समझे आप बात को, यस सर। अब देखो, द एलएलपी इज लायबल इफ द पार्टनर ऑफ एलएलपी इज लायबल टू एनी पर्सन एज अ रिजल्ट ऑफ रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन ऑन हिज पार्ट इन अकरेंस ऑफ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ एलएलपी। मतलब एलएलपी ने बोल रखा था कि तुम गुड्स को बेच सकते हो, अब गुड्स को तुमने बेचा, लेकिन मान लीजिए गुड्स को बेचने के बाद क्या होता है कि एक बैड डेब्ट्स में टर्न हो जाता है वो, तो वो जिम्मेवारी क्या एलएलपी उठाने वाली है क्या, हाँ सर। क्यों, क्योंकि वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है। सभी लोग बोलो किसमें, वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में वो चीज आ रही है। किसके अंदर आ रही है बोलिए ना सभी लोग, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंतर्गत क्या वो चीज आ रही है क्या, हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। थर्ड वाला पॉइंट देखो, एन ऑब्लिगेशन ऑफ एलएलपी वेयर अराइजिंग इन अ कॉन्ट्रैक्ट और अदरवाइज शैल बी सोलली द ऑब्लिगेशन ऑफ एलएलपी। मतलब क्या बोला गया है कि ऑब्लिगेशन ऑफ एलएलपी भली वो कॉन्ट्रैक्ट से हो या अदरवाइज हो, ये सोलली किसका ऑब्लिगेशन होने वाला है, ये सोलली एलएलपी का ऑब्लिगेशन माना जाता है। मतलब अगर कोई एलएलपी की जिम्मेवारी है तो हम लोग कहेंगे, समझना बात को, वेदर फिर ये कॉन्ट्रैक्ट से आए या किसी भी सोर्स से आए, तो ऐसे केस के अंदर वो एलएलपी की जिम्मेवारी है। द लाइबिलिटीज ऑफ एलएलपी शैल बी मेट आउट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एलएलपी। मतलब उसके अंदर पार्टनर्स की प्रॉपर्टी आप यहाँ पे ठहरा सकते हो क्या, आप बोल सकते हो एक हो कि तेरे बीवी के गहने बेच करके और एलएलपी की लाइबिलिटी चुका, आप ऐसा नहीं बोल सकते, पहले बता रहा हूं। जो एलएलपी की लाइबिलिटी है वो लाइबिलिटी किसकी रहेंगी, वो सॉरी जो एलएलपी की लाइबिलिटी है वो प्रॉपर्टी ऑफ एलएलपी से ही फुलफिल होती है, वो प्रॉपर्टी ऑफ एलएलपी से ही फुलफिल होती है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। समझ गए क्या आप बात को, बोलो 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 मुझे, क्या आप इस बात को समझ रहे हो क्या, समझ रहे हो क्या, यस सर। तो देखो क्या बोला, एक्सटेंट एंड लिमिटेशन ऑफ लाइबिलिटी
लाइबिलिटी ऑफ एलएलपी में सबसे पहला पार्टनर एज ए एजेंट, पार्टनर समझिए बात को, एवरी पार्टनर ऑफ एलएलपी इज द पर्पस ऑफ द बिजनेस ऑफ एलएलपी, एवरी पार्टनर ऑफ एलएलपी फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ एलएलपी वो एजेंट माना जाता है, लेकिन बाकियों का नहीं। एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी क्या बोला जा रहा है, एलएलपी इज नॉट बाउंड बाय एनीथिंग डन बाय द पार्टनर इन डीलिंग विद अ पर्सन। कब, जब उसको पता है कि उसके पास कोई भी अथॉरिटी नहीं है, पार्टनर्स के पास कोई अथॉरिटी नहीं है। दूसरा बोला जा रहा है थर्ड पर्सन को पता है पार्टनर के पास अथॉरिटी नहीं है ना। देखो पहली बात तो पार्टनर के पास अथॉरिटी नहीं है, और दूसरा थर्ड पर्सन को भी पता होना चाहिए पार्टनर्स के पास अथॉरिटी नहीं है। अगर थर्ड पर्सन को नहीं पता है और फिर वो भोलेपन से उसने कॉन्ट्रैक्ट किया, वो कॉन्ट्रैक्ट एलएलपी फुलफिल करेगा। समझ रहे हैं बात को, ऐसी भी चीज यहां पे रहने वाली है। सेकंड केस में क्या देखा हम लोगों ने, सेकंड केस में हमने देखा एलएलपी लायबल होगा कब, इफ द पार्टनर इज लायबल टू एनी पर्सन फॉर द रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन के रिगार्डिंग। और सर ऑब्लिगेशन अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट के कारण होती है तो एलएलपी की प्रॉपर्टी उसको क्या पे फुलफिल करने वाला है क्या, हाँ सर एलएलपी की प्रॉपर्टी उसको फुलफिल करते हुए चलने वाले हैं। समझ गए क्या बात को, बोलो जल्दी से। अब सर हम लोग आएंगे सेक्शन नंबर 28 के ऊपर, किसके ऊपर आएंगे बोलो, सेक्शन 28, एक्सटेंट ऑफ द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर के बारे में बात करेंगे कि पार्टनर्स की कितने एक्सटेंट तक लाइबिलिटी रहने वाली, कितने एक्सटेंट तक पार्टनर की लाइबिलिटी रहेंगी। सबसे पहला देखो, अ पार्टनर इज नॉट पर्सनली लायबल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर एन ऑब्लिगेशन रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 3 ऑफ 27। तो सेक्शन नंबर सबसेक्शन 3 कौन सा है, ये वाली चीज के लिए, ठीक है। तो देखो यहां पे क्या बोला जा रहा है, एक पार्टनर पर्सनली लायबल नहीं होगा कब, अगर वो ऑब्लिगेशन होता है, किसका ऑब्लिगेशन होता है, किसका बोलो ना जल्दी से, ऑब्लिगेशन होता है एलएलपी का। तो एलएलपी के ऑब्लिगेशन के लिए मान लो एलएलपी ने कोई टैक्स के ड्यूज को पे नहीं किया है, तो उस टैक्स के ड्यूज की जिम्मेवारी किसकी है, एलएलपी की। तो उस टैक्स के ड्यूज को पे करने के लिए क्या पार्टनर यहां पे पर्सनली लायबल लेने वाला है क्या, नहीं सर पार्टनर्स पर्सनली। क्या पार्टनर का कॉन्ट्रीब्यूशन लायबल हो सकता है क्या, हाँ पार्टनर का कॉन्ट्रीब्यूशन लायबल हो सकता है, इस चीज का ध्यान रखना, पर पार्टनर्स पर्सनली लायबल नहीं होंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या देखा, पार्टनर इज नॉट पर्सनली लायबल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर ऐसे ऑब्लिगेशन जो भी सबसेक्शन 3 के अंतर्गत यहां पे दिए गए हैं ना, उसके अंदर बिल्कुल भी वो लायबल नहीं होता है, इस चीज का ध्यान रखो। सेकंड वाले केस में देखो क्या बोला जा रहा है, द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ 27 के बारे में, मतलब वही, एंड सबसेक्शन 1 ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अफेक्ट द पर्सनल लायबिलिटी ऑफ पार्टनर फॉर हिज ओन रॉन्गफुल एक्ट एंड ओमिशन। तो अपने ओन रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन के लिए क्या उसकी पर्सनल लायबिलिटी नहीं रहेंगी, बट अ पार्टनर शैल नॉट बी पर्सनली लायबल फॉर रॉन्गफुल एक्ट एंड ओमिशन ऑफ अदर पार्टनर्स ऑफ एलएलपी। मतलब बोल के रखा है कि एक दूसरे पार्टनर ने कुछ गलत किया, ठीक है, पार्टनर 1 ने कुछ रॉन्गफुल एक्ट किया, रॉन्गफुल एक्ट किया, क्या इस रॉन्गफुल एक्ट के लिए आप पार्टनर 2 के पास जा सकते हो क्या, आप नहीं जा सकते हो, ठीक है, इट विल नॉट अफेक्ट, आप उसके पास नहीं जा सकते, ऐसा बोला जा रहा है। तो एक पार्टनर ने कुछ गलत किया तो उसके लिए आप मेरे को नहीं ठहराओगे। दूसरा एलएलपी के गलत कांड के लिए क्या पार्टनर पर्सनली लायबल होंगे क्या, नहीं होंगे। पार्टनर का कंट्रीब्यूशन लायबल होगा क्या, बिल्कुल होगा सर, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो बिल्कुल लायबल हो जाने वाला है, ठीक है। अब देखो, अब होल्डिंग आउट सेक्शन नंबर 29 के ऊपर आते हैं, सभी लोग फोकस करेंगे, सेक्शन नंबर 29 के बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखो, एनी पर्सन, क्या बोला जा रहा है, एनी पर्सन हु बाय वर्ड स्पोकन, रिटन और बाय कंडक्ट represent himself या knowingly permits himself to be represented be a partner in LLP is liable to any person who has on the faith of such representation given credit to LLP whether person representing him or represented to be a partner does or does not know that representation has reached the person giving credit करके। मतलब देखो क्या बोला जा रहा है, समझिए आप, तो एकदम बढ़िया तरीके से बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं भूकंप आ रहा है, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। आओ चलो आप ध्यान दो इधर। अब अगर मैं बात करूं आपके साथ, सभी लोग फोकस करना, स्क्रीन के ऊपर आइएगा, ध्यान दीजिएगा क्या बोला जा रहा है। यहाँ पे याद आ रहा है आपको लोन वाला केस जो था ना, वो वाला है ना। आओ देखो, जैसे मैं अगर बात करूं यहाँ पे आपके साथ अतुल के बारे में बात करूंगा, है ना, ये अतुल 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 हो गया ना यहाँ पे, चलो कोई दिक्कत नहीं, अतुल कर डाल दे इसको, अतुल। और यहाँ पे कौन है दोस्तों, और यहाँ पे है आईजी सर, ठीक है। हम दोनों किसके पास बैठे, हम दोनों यहाँ पे बैंक मैनेजर के पास बैठे। किसके पास बैठे, बोलो जल्दी से, बैंक मैनेजर के पास। अब यहाँ पे क्या होता है, मैं बैंक मैनेजर से क्या लेना चाहता हूँ, मैं बैंक मैनेजर को कह रहा हूँ प्लीज मुझे लोन दे दो, 10 रुपए की मंथली सैलरी मेरी अभी 12 रुपए हो चुकी है, मेरे को प्रमोशन मिला है तो, लेकिन प्लीज मुझे क्या दे दो, प्लीज मुझे लोन दे दो। बैंक मैनेजर का कहना है कि नहीं मैं आपको लोन नहीं दे सकता, अतुल मेरे पास आर्टिकलशिप कर रहा है बेटा। फिर बैंक मैनेजर कहता है अतुल तुम तो वही हो ना, तुम तो वही हो ना वो करोड़पति के बेटे करके। अतुल कहता है हाँ हाँ मैं वही हूँ, मेरे नाम पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, अतुल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड करके, बहुत सारा, समझ रहे आप बात को, बहुत
बहुत सारी चीजें हैं करके ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। अतुल, बैंक मैनेजर खड़ा हो जाता है, कहता है साहब आप यहाँ पे आके बैठिए करके। अतुल कहना है नहीं नहीं प्लीज सिट डाउन सिट डाउन, एक काम करो चाय बोलो करके। सबसे पहले तो चाय बोलो, साथ में बढ़िया से मखाना बुलाना और बिस्किट भी बढ़िया जोरदार कर डालना करके, है ना। चलिए आइए अब ध्यान दीजिए। अब ऐसे केस के अंदर क्या होता है, बैंक मैनेजर कहता है आप आईजी सर के साथ कैसे, ये वही कोड है। अतुल, मैं यहाँ पे कहता हूँ अरे अतुल, अतुल तो इतना खास है मेरा, खास क्या, अतुल तो मेरा पार्टनर है मेरे बिजनेस के लिए, जिसके लिए मेरे को लोन चाहिए करके। बैंक मैनेजर चकाचौंध हो जाता है। बैंक मैनेजर कहता है माफ करना अतुल भाई, आप ये ब्रांच को मत बंद करवा देना, बस माफ कर देना, मैं अभी आपका लोन अप्रूव करता हूं। और बैंक मैनेजर ने क्या किया, लोन अप्रूव किया। समझना बात को, लोन को क्या किया, अप्रूव किया। समझना, अतुल ने गलत रिप्रेजेंटेशन होने दिया क्या, हाँ सर अतुल ने गलत रिप्रेजेंटेशन होने दिया। अतुल ने कुछ नहीं कहा, समझना अतुल ने कुछ भी नहीं कहा, अतुल ने गलत रिप्रेजेंटेशन होने दिया। तो ऐसे केस के अंदर क्या आपको लगता नहीं अतुल ने गलत किया है, हाँ सर गलत नहीं, अतुल ने बहुत गलत किया है, बहुत ज्यादा गलत किया है सर अतुल ने। तो ऐसे केस में कल चल के अगर मैं लायबल, मतलब मैं अगर यहाँ पे नहीं कर पाया लोन को, तो क्या बोल सकते हैं अतुल को कि तुम तो बड़ा पार्टनर बने फिर रहे थे ना, एक काम करो चलो तुम यहाँ पे लोन को पे करो, तुम्हारे ऊपर लाइबिलिटी डाल देते हैं करके, क्या ऐसा बोला जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल सर, लाइबिलिटी यहाँ पे अपन डाल सकते हैं, अतुल के ऊपर लाइबिलिटी यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल लाइबिलिटी शिफ्ट कर सकते हैं सर, किसके ऊपर, अतुल के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। क्या आप बात को बोलेंगे, बोलो ना जल्दी से। तो क्या इस लोन के लिए अतुल को लेटा दिया जाएगा? हाँ सर अतुल यहाँ पे लायबल होंगे, बस ऐसी वाली बातचीत यहाँ पे हो गई है। चलो सर बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत ही जोरदार सर, बहुत ही बढ़िया। फंस गया अतुल, बिल्कुल सही सर, बिल्कुल फंस गया यहाँ पे अतुल, है ना। चलो अब अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो अब हम लोग देखेंगे कौन सी चीज के रिगार्डिंग, अब हम लोग यहाँ पे बातचीत करेंगे नेक्स्ट वाली चीज में। चले क्या, आओ सर चलेंगे, आ जाओ, ध्यान दो, इसे ही बोला जाता है पार्टनर बाय। देखो तो एक पर्सन जो बाय स्पोकन वर्ड्स, है ना, जो बाय स्पोकन वर्ड्स या रिटर्न या कंडक्ट, कुछ भी चीज हो सकता है, जब खुद को रिप्रेजेंट करता है या परमिट करता है, या मतलब वो अलाउ करता है दूसरे को कि मुझे रिप्रेजेंट होने दो, इज लायबल टू एनी पर्सन। क्या बोला जा रहा है, लायबल टू एनी पर्सन, जो भी क्या करता है इस रिप्रेजेंटेशन के ऊपर फेथ, फेथ का मतलब क्या होता है, भरोसा, क्या होता है बोलो जल्दी से, जो भी फेथ भरोसा दिखाता है उसके ऊपर बातचीत यहाँ पे हो रही है, भरोसा दिखाता है, ठीक है। हैज गिवन क्रेडिट टू एलएलपी एंड वेदर द पर्सन representing himself or represented to be a partner does or does not know that the representation has reached to the person giving credit। मतलब उसे पता हो उसे नहीं पता, तो भोलेपन से उसने रिप्रेजेंटेशन किया, वो पर्सन लायबल ठहराएगा, समझ रहे। लेकिन देखो, where any credit is given by the LLP as a result of such representation, LLP shall without the prejudice liability of the person so representing himself or represented to be a partner be liable to the extent of credit received by it or any financial बेनिफिट डिराइव। मतलब क्या बोला जा रहा है, अगर सर यहाँ पे एलएलपी को कोई क्रेडिट मिला, ऐसा समझना, अगर तो सुनिए बात को, क्या अगर ये रिप्रेजेंटेशन करने से एलएलपी को कोई क्रेडिट मिलता ना, मान लो 1 लाख रुपए का एलएलपी को क्रेडिट मिलता, तो और कल चल के लाइबिलिटी आती है 1 लाख और उसके ऊपर का इंटरेस्ट पकड़ लो आप 10,000 रुपए, मतलब लाइबिलिटी आती कितना, 1,10,000 रुपए की लाइबिलिटी आती। तो ऐसे केस के अंदर मैं कहूंगा यहाँ पे एलएलपी लायबल होंगी, किसके लिए, एलएलपी लायबल होंगी प्रिंसिपल के लिए जितना का क्रेडिट दिया, और वो 10,000 के लिए कौन लायबल होगा, वो फॉल्स वाला पार्टनर लायबल होगा। इस चीज का ध्यान रखेंगे, समझ रहे हैं क्या आप बात को, जो मैं कह रहा हूं आपके साथ, है ना। क्योंकि देखो मजे तो एलएलपी ने भी लिए ना बेटा, मजे तो एलएलपी ने लिए, तो सामने वाला व्यक्ति 1 लाख रुपए क्लेम कर सकता है और वो 10,000 रुपए थर्ड पर्सन से क्लेम कर सकता है, ऐसा मैं यहां पे कह रहा हूं। गॉट इट, बोलो गॉटचा, सभी लोग बोलो गॉटचा, है ना। आओ अब देखो, where after the death of a partner business is continued the same LLP, then continued use name of the deceased partner's name as a part thereof shall not make itself as legal representative या estate liable for the act done after the death। ये तो आपको बताइए कि एक चल रहा है LLP के पार्टनर की डेथ हो जाती है बेटा, है ना, तो ऐसे केस के अंदर बाद के एक्ट्स के लिए वो लायबल होता है क्या, नहीं सर वो लायबल नहीं होता, ना ही उसका कॉन्ट्रीब्यूशन लायबल होता है, ऐसा मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, समझे। बोलो जल्दी से, समझ रहे हो क्या बात को, जल्दी से बोलो। चलो गो थ्रू करेंगे, फटाफट गो थ्रू करेंगे सेक्शन नंबर 29, फिर चलेंगे सेक्शन नंबर 30 के ऊपर।
है कुछ भी बातें कर रहे सनी। चलो चालू करें क्या, बोलो जल्दी से, आ जाओ। अनलिमिटेड लाइबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड के बारे में बात करेंगे। सेक्शन नंबर कौन सा आ रहा है, सेक्शन नंबर 30 आ रहा है, ठीक है। चलो देखो, इन केस ऑफ फ्रॉड किसके बारे में बात करेंगे, बोलो इन केस ऑफ फ्रॉड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आओ, इसमें भी विसल ब्लोइंग वगैरह होता है। देखो, इन केस ऑफ फ्रॉड के बारे में बात कर रहे हैं। इन द इवेंट ऑफ एन एक्ट कैरिड आउट बाय अ LLP or any of its the partners with the intent to defraud creditors of LLP or any person or for any fraudulent purpose, the liability of LLP and partners who acted with the intent to defraud or credited for the fraudulent purpose shall be unlimited for all or any of the debts and other liabilities of the LLP करके। मतलब क्या बोला, देखो अगर LLP, क्या कहा यहाँ पे, अगर LLP या LLP के पार्टनर्स मिलके कोई ऐसा एक्ट करते हैं जिससे वो क्या करना चाहते हैं, थर्ड पर्सन के साथ फ्रॉड करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, बोलो फ्रॉड करना चाहते हैं। तो ऐसे केस के अंदर क्या बोला जा रहा है, ऐसे केस के अंदर ये बोला जा रहा है कि ये जो एक्ट है बेटा, इस एक्ट के लिए क्या होने वाला है, इस एक्ट के लिए लायबल होने वाले हैं। समझना बात को, इस एक्ट के लिए क्या होने वाला है, लायबल होने वाले। और कितना लायबल होने वाले, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होने वाले। कितनी लाइबिलिटी बोलो सभी लोग, अनलिमिटेड लाइबिलिटी सर होंगी क्या, हाँ अनलिमिटेड लाइबिलिटी यहाँ पे होने वाली। तो फिर से मैंने कहूंगा, मैं देखो क्या बोल रहा हूं मैं, अगर कोई LLPA पार्टनर्स के द्वारा एक्ट है, अगर कोई LLPA पार्टनर्स या पार्टनर्स कोई ऐसा एक्ट करते हैं जिसके लिए, और कुछ ऐसा एक्ट करते हैं थर्ड पर्सन के थ्रू फॉर फ्रॉड, और किसके लिए बताइए, फ्रॉड के लिए, तो वो क्या लायबल रहेंगे। और वो भी लाइबिलिटी कितनी होंगी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होंगी। बोलो कितनी लाइबिलिटी होंगी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी यहाँ पे रहने वाली है। ऐसे बारे में बातचीत कर रहे हैं। हाउएवर इन केस ऑफ एनी सच एक्ट इज कैरिड आउट बाय अ पार्टनर, LLP इज लायबल टू द सेम एक्सटेंट एज अ पार्टनर अनलेस इट इज एस्टैब्लिश्ड बाय LLP दैट सच एक्ट वाज विदाउट द नॉलेज एंड अथॉरिटी ऑफ LLP करके। मतलब देखो क्या बोला, However, in case of any such act that is carried out by a partner, तो LLP is liable with the same extent as a partner unless established that LLP was without the knowledge of authority of LLP। मतलब सर देखो क्या बोला जा रहा है, अगर कोई पार्टनर भी करता है ना तो उसकी भी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, लेकिन उसके लिए LLP का साथ होगा। हाँ, लेकिन अगर LLP के विदाउट अथॉरिटी से अगर फ्रॉड, मतलब अगर आप ऐसा बताया जाता है कि LLP के बाकी पार्टनर्स या LLP को आइडिया भी नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो ऐसे केस के अंदर तब उसकी लाइबिलिटी नहीं होंगी। बाकी क्या उसकी लाइबिलिटी रहने वाली है क्या, ऑब्वियस बाकी उसकी लाइबिलिटी रहने वाली है। इस चीज का ध्यान रखना। बिल्कुल बिल्कुल सर, बाकी केस में उसकी लाइबिलिटी यहाँ पे रहने वाली है। समझ रहे आप बात को, बोलो 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 मुझे जल्दी से, क्या आप इस बात को समझ रहे हो जो मैं कह रहा हूँ आपके साथ, है ना। यस सर, एकदम बढ़िया तरीके से समझ रहे। अब देखो सेकंड वाला पॉइंट, वेयर एनी ऑफ द बिजनेस इज कैरिड ऑन विद सच अ इंटेंट और द पर्पस एज मेंशन्ड इन सबसेक्शन 1, एवरी पर्सन हु वाज नोइंगली अ पार्टी टू अ कैरिंग ऑन द बिजनेस इन एनी मैनर अफोरसेड शैल बी पनिशेबल। तो मतलब सर क्या बोला, ये फ्रॉड के केस में पनिशमेंट मिलने वाली है कितना, सर जेल मिलेंगी, किब तक जेल मिलेंगी, 5 साल तक। और दूसरा फाइन यहां पे बोला जा रहा है, और वो फाइन कितना है मुझे बताइए, कम से कम 50,000 से लेके 5 लाख तक। कितना, 50,000 से लेके दोस्तों 5 लाख तक की फाइन यहां पे रहेंगी क्या, बिल्कुल बिल्कुल यहां पे फाइन रहने वाली है। ऐसी वाली बात है, एंड शब्द का प्रयोग किया गया, मतलब जेल भी करवाएंगे हम आपको, और 50,000 से 5 लाख तक की फाइन भी हम लोग आपको करवा सकते हैं क्या, बिल्कुल करवा सकते हैं। अब देखो, वेयर LLP और एनी पार्टनर या DP or employee of such LLP has conducted affairs of LLP in fraudulent manner, then without the prejudice to any criminal proceedings which may arise under the law for timing in force, LLP or any other such partner या DP or employee shall be liable to pay compensation to any person। मतलब सर हम लोग कंपनसेशन देंगे किसी दूसरे व्यक्ति को जिसको क्या हुआ है दोस्तों, जिसको लॉस या डैमेज हुआ है बाय किसी भी, मतलब कोई भी लॉस या डैमेज हुआ है किसी भी रीजन के कारण या अपने कंडक्ट के
के कारण अगर लॉस या डैमेज होता है ना तो एलएलपी या डीपी या एम्प्लॉय या पार्टनर उसको इंडेमनीफाई करके देगा। क्या करके देगा बोलो जल्दी से? इंडेमनीफाई। इंडेमनीफाई मतलब कि मेकिंग गुड द लॉस यहाँ पे करके देने वाला है। हाउएवर एलएलपी शैल नॉट बी लायबल, अगर यहाँ पे मतलब विदाउट नॉलेज ऑफ एलएलपी कोई भी चीज की जाती है तो उसके लिए वो लायबल नहीं रहने वाला है, ऐसी वाली चर्चा है। चलो फटाफट देखेंगे जल्दी से। अनलिमिटेड लायबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड, पढ़ो एक बार जल्दी से। ऊपर नाम तो देखो कितना जबरदस्त देके रखा है। सभी इसमें किया है कैसा? नहीं, पीपीटी वो कॉपी कर लिए होंगे ना, इसलिए होता है ऐसा। तो मजे लेते यार तुम लोग, वो बेचारे मेहनत कर रहे उधर। चलो बढ़े के आगे, बोलो ना। आओ। चलो देखो क्या बोला जा रहा है, सुनो। विसल ब्लोइंग के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। सेक्शन नंबर 31। इनका क्या कहना है? इनका कहना है कि ट्रिब्यूनल या जो कोर्ट है, कोर्ट मतलब कौन सा? एनसीएलटी होने वाला है। तो इनका कहना है ट्रिब्यूनल या कोर्ट हो सकता है क्या कर दे बेटा? हो सकता है रिड्यूस या वेव कर दे। क्या बोला मैंने? हो सकता है रिड्यूस या वेव कर दे किसे? एनी पेनल्टी को, किसी भी पेनल्टी को रिड्यूस या वेव कर दे, लेविएबल अगेंस्ट एनी ऑफ द पार्टनर या एम्प्लॉय ऑफ एलएलपी। मतलब सर क्या बोला जा रहा है? बहुत ही सिंपल सी बात यहाँ पे रखी गई है, बहुत ही जोरदार वाला पॉइंट यहाँ पे रखा गया है। क्या है वो जोरदार वाला पॉइंट? जरा सभी लोग बताएंगे मुझे। सर वो जोरदार वाला पॉइंट ये है कि कोर्ट या ट्राइब्यूनल क्या कर सकता है? सर कोर्ट या ट्राइब्यूनल रिड्यूस या वेव कर सकता है। सभी बोलेंगे क्या? रिड्यूस या वेव कर सकता है। कौन सी चीज को? किसी भी पेनल्टी को, एनी पेनल्टी। हाँ, एनी पेनल्टी लेविएबल अगेंस्ट एनी ऑफ द पार्टनर या एम्प्लॉय ऑफ एलएलपी। तो किसी भी पार्टनर या एम्प्लॉय ऑफ एलएलपी के अगेंस्ट अगर कोई भी पेनल्टी लेविएबल है तो उस पेनल्टी को रिमूव कर सकता है कौन? कोर्ट या ट्राइब्यूनल। कब? जब वो सेटिस्फाइड है, समझना, जब वो सेटिस्फाइड है क्या? सच पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ एलएलपी हैज प्रोवाइडेड यूजफुल इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ एलएलपी। तो कोई भी इन्वेस्टिगेशन अगर एलएलपी में चल रही है तो वो यूजफुल इंफॉर्मेशन दे के रखा है। व्हेन एनी इंफॉर्मेशन गिवन बाय द पार्टनर और एम्प्लॉय वेदर और नॉट ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन लीड्स टू एलएलपी और एनी पार्टनर्स और द एलएलपी ऑफ सच एलएलपी बीइंग कॉन्विक्टेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर एक्ट करके। मतलब क्या बोला जा रहा है? जब कोई भी इंफॉर्मेशन हमने पार्टनर को दिया है या एम्प्लॉय को दिया है ना, कोई भी इंफॉर्मेशन हमने
पार्टनर को या एलएलपी को दिया है ना, समझ रहा, कोई भी इंफॉर्मेशन हमने पार्टनर या एनी इंफॉर्मेशन गिवन बाय एनी पार्टनर या एम्प्लॉय ड्यूरिंग लीड्स द एलएलपी या एनी पार्टनर किसी कॉन्विक्टेड अंडर द एक्ट, तो ऐसे केस के अंदर यहाँ पे क्या करेंगे सर, यहाँ पे समझना बात को, सुनो ना बात को, ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या बोलेंगे सर, यहाँ पे अपन लोग कहेंगे कि यहाँ पे क्या हो जाता है, सभी लोग बताइए सर, कुछ भी मत बोलो रे, ऐसे मत बोलो। तो ऐसे केस के अंदर यहाँ पे क्या बोला जाता है सर, यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि ये सारी चीजें वो पार्टनर जिम्मेवार रहने वाला है क्या, नहीं सर वो पार्टनर जिम्मेवार नहीं रहेगा, ऐसी वाली बात यहाँ पे आ रही है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वाली चीज में, नो पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ एलएलपी मे बी डिस्चार्ज, डिमोटेड या सस्पेंडेड या थ्रेटन्ड या हैरास्ड इन एनी अदर मैनर या डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एलएलपी मेयरली बिकॉज ऑफ इज प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन इन सबसेक्शन 1। मतलब अगर कोई पार्टनर सबसेक्शन 1 के अंदर, समझना बात को, ध्यान रखना, अगर सुनिए ना बात को, अगर सबसेक्शन 1 के अंदर कोई भी पार्टनर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है तो इसका मतलब ये नहीं होता दोस्तों, क्या नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप क्या करो बताइए मुझे, आप उसको, मतलब इसका ये मतलब नहीं होता कि आप उसको बजाओ करके उसकी, मतलब कि आप उसको डिस्चार्ज कर रहे, आप उसको डिमोट कर रहे, आप उसको सस्पेंड कर रहे, आप ऐसा कर सकते हो क्या, नहीं सर आप ऐसा नहीं कर सकते, इस चीज का ध्यान रखना, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल है क्या, नहीं सर ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ऐसा मैं कहना चाह रहा हूं, समझ गए बात को, बोलो जल्दी से मुझे क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझ रहे हो क्या, है ना, परफेक्ट है, एब्सोल्युटली परफेक्ट है, बोलो जल्दी से, यस सर एकदम परफेक्ट है। तो विसल ब्लोइंग वाली चीजें होती है, सबसे पहला क्या बोला, कोर्ट यहाँ पे पेनल्टी को खत्म कर सकती है, हो सकता है कोर्ट कर दे पेनल्टी को माफ, और दूसरा आप उसको किसी भी प्रकार से डिमोट नहीं करोगे, क्या नहीं करोगे बोलो, आप उसको डिमोट नहीं करोगे, ऐसा बोला जा रहा है, प्रमोट मतलब आप पेनल्टी हटाओगे और दूसरा डिमोट नहीं करोगे, बस यही वाली चर्चा यहाँ पे हो रही है, समझे क्या आप बात को, बोलो ना जल्दी से मुझे क्या आप बात को समझ रहे हो क्या, है ना, यही वाली चर्चा यहाँ पे आ गई है। चलो अब कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में बात करेंगे सर, अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में, सेक्शन नंबर 32 एंड 33 यहाँ पे आ रहे हैं। अब देखो फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन और दूसरा कौन सा है, ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है यहाँ पे, ड्यूटी टू कॉन्ट्रीब्यूट करके, सबसे पहला है फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, दूसरा है ड्यूटी टू कॉन्ट्रीब्यूट, पहला है फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, दूसरा है ड्यूटी। अब देखो क्या यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन है ये टैंजिबल, मूवेबल और इमूवेबल या इंटेंजिबल प्रॉपर्टी के इसमें भी हो सकता है कि हाँ, जैसे पैसा दे दो, प्रॉमिसरी नोट्स दे दो या एग्रीमेंट्स, कैश, प्रॉपर्टी, कुछ भी आप दे सकते हो। मॉनिटरी कंट्रीब्यूशन या वैल्यू ऑफ ईच पार्टनर शैल बी अकाउंटेड फॉर एंड डिस्क्लोज इन द अकाउंट्स ऑफ एलएलपी इन द मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब। मतलब ये किसके फॉर्म में आने वाला है बेटा, ये कैपिटल है। कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, कैपिटल। कॉन्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है बोलो, कैपिटल करके कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है। दूसरा देखो ऑब्लिगेशन टू कंट्रीब्यूट, दूसरा क्या बोला है बोलो, ऑब्लिगेशन टू कंट्रीब्यूट। आइए सेक्शन नंबर 33, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है सर ड्यूटी, क्या मतलब होता है, ड्यूटी। अब ये ड्यूटी है बेटा, ऑब्लिगेशन है पार्टनर का कि इसने क्या करना चाहिए, कंट्रीब्यूट करना चाहिए पैसा या अदर प्रॉपर्टी और अदर बेनिफिट और टू परफॉर्म सर्विस फॉर अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के रिगार्डिंग शाल बी एज पर द लिमिटेड पार्टनरशिप एग्रीमेंट। मतलब बोला जा रहा है ये पार्टनर का ऑब्लिगेशन है बेटा, कंट्रीब्यूट करना या सर्विस परफॉर्म करना या बेनिफिट देना या कोई भी चीज है। कौन से केस के अंदर, एज पर एलएलपी एग्रीमेंट के तहत। बताइए किसके तहत, बोलो जल्दी से, एलएलपी एग्रीमेंट के तहत। किसके तहत बोलो, एलएलपी एग्रीमेंट के तहत यहां पे चीजें होनी चाहिए। दूसरा देखो क्या, अ क्रेडिटर ऑफ एलएलपी which extends the credit or otherwise acts in the reliance the obligation described that in an agreement without a notice of any compromise between partners may enforce the original obligation against such partner। मतलब बोला जा रहा है कि एक क्रेडिटर जो एलएलपी का होगा ना, ये एक्सटेंड करेगा क्रेडिट या अदरवाइज एक्ट करेगा ऑन द रिलायंस करेगा ऑन द ऑब्लिगेशन डिस्क्राइब। मतलब बोला जा रहा है देखो आपके एग्रीमेंट है ना, क्या करते हैं, जो आपके एग्रीमेंट है दोस्तों, एलएलपी एग्रीमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, उसके अंदर ना ऑब्लिगेशन दिया होता है। क्या दिया होता है बोलो, ऑब्लिगेशन। किसका, पार्टनर का क्या क्या ड्यूटी है, पार्टनर का क्या क्या ऑब्लिगेशन है, वो बताया होता है। तो ऐसे केस के अंदर क्या अपन वो सारी चीजें बताते हुए चलेंगे क्या, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब बेसिकली यहाँ पे इन्होंने कह दिया है हमारा सुप्रीम रहने वाला है कौन, एलएलपी एग्रीमेंट हमारा सुप्रीम रहने वाला है। क्या रहने वाला है बोलो, एलएलपी एग्रीमेंट हमारा क्या रहने वाला है, सुप्रीम रहने वाला है। बस इन लोगों ने ऐसा कह दिया है। क्या आप बात को समझे क्या, बोलो जल्दी से मुझे, क्या आप बात को समझे क्या, है ना। यस सर। वैसे रिजल्ट कौन से इसका बोल के रखा है, 8 बजे से बोल के रखा है या 7 बजे से बोल के रखा है, 9। फिर तो बहुत समय है यार, मेरे हिसाब से तो कल ही होना चाहिए, बट ठीक है। और ध्यान दो, वैसे तो देना ही नहीं चाहिए था ऐसे 2 टाइमिंग, बट ठीक है जो भी है, क्या बोलेंगे, दे दिए तो क्या कर सकते हैं ना। आओ।
चलो फाइनेंशियल डिस्क्लोजर के बारे में बात करें क्या? यस सर, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर के बारे में बात करेंगे। देखो, मेंटेन द प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिस्क्राइब मैनर। सबसे पहले फाइनेंशियल क्या क्या डिस्क्लोजर आपको करना है, आ जाओ देखेंगे। फाइनेंशियल पूरे डिस्क्लोजर्स के बारे में चर्चा करेंगे। फिर अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स आते हैं, याद है अपन ने? अच्छा नहीं, आपको मैंने सेक्शन नंबर 133 अभी तक तो नहीं पढ़ाया, अपना होने का है ना, तो आता है कब? कंपनी केस में आता है वो, ठीक है। चलो आओ देखो यहाँ पे फाइनेंशियल, कल अपना क्लास नहीं रहेगा, कल अपना नहीं है, आपको पता है ना ये वाली चीज, परसों रहेगा, कल नहीं रहेगा। कल क्या वो रिजल्ट का थोड़ा सा रहता है ना माहौल, फिर परसों से सब फिर से आ जाएंगे। फिर 3-4 दिन और अपने होंगे, फ्राइडे तक वगैरह होना चाहिए मेरे हिसाब से, उसके बाद फिर अपनी चीजें हो गई समाप्त, है ना, ऐसा रहने वाला, ठीक है। चलो आओ ध्यान दो, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर आपने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिस्क्राइब मैनर में मेंटेन करते हुए चलना है। फिर फाइल करो स्टेटमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं 1 अप्रैल से 31 3 तक, तो ऐसे कि इसके अंदर 6 महीने के अंदर आपने क्या करना चाहिए सर? 6 महीने के अंदर आपने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी प्रिपेयर करना है। क्या करना है बोलो? अकाउंट एंड सॉल्वेंसी यहाँ पे बनाते हुए चलेंगे क्या? बिल्कुल बनाते हुए चलेंगे। फिर तीसरा देखो, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी को आप फाइल करोगे रजिस्ट्रार के पास। किसके पास? रजिस्ट्रार के पास फाइल करना एवरी ईयर इन प्रिस्क्राइब फॉर्म एंड मैनर। मतलब ये इसको आप रजिस्ट्रार के पास बताते हुए चलेंगे सर। और ये जो रजिस्ट्रार के पास आप बताते हुए चलोगे, कौन से इसमें चलोगे बताओ मेरे को? जो भी मैनर या फीस है। फिर बोला जा रहा है ऑडिट ऑफ अकाउंट, सीजी इसे क्या करेगा? एग्जेम्प्ट करेगा। समझना, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स अगर चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको क्या कर सकता है? एग्जेम्प्ट कर सकता है। पहला क्या बोला? मेंटेन करो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। दूसरा क्या बोला? अकाउंट एंड सॉल्वेंसी 6 महीने के अंदर। तीसरा बोला गया अकाउंट ऑफ सॉल्वेंसी फाइल करेंगे रजिस्ट्रार एवरी ईयर इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म। चौथा बोला जा रहा है ऑडिट ऑफ अकाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट इसको एग्जेम्प्ट करेगा। कौन करेगा बताओ? ऑडिट ऑफ अकाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे एग्जेम्प्ट इसको करने वाला है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, यहाँ पे एग्जेम्प्ट करते हुए चलने वाले हैं। क्या आप बात को समझ गए? यस सर, एकदम बढ़िया तरीके से समझ गए। अब देखो, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट करके बात करेंगे। सेक्शन नंबर 34 आ रहा है। कौन सा आ रहा है बोलो जल्दी से? सेक्शन नंबर 34 आ रहा है। अब देखो, सबसे पहला पॉइंट प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अपने को क्या करना है? प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना है। एलएलपी शाल मेंटेन, क्या बोला यहाँ पे? एलएलपी शाल, समझना, एलएलपी शाल मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट जो भी प्रेस्क्राइब होंगे। जो किसके बारे में बात करेंगे? जो बिजनेस के बारे में बात करेंगे। बोलो किसके बारे में बात करेंगे? बिजनेस के बारे में बात करेंगे। अफेयर्स ऑफ ईच ईयर। और कौन से बेसिस पे? कैश या अक्रूअल बेसिस हो सकता है। कैश बेसिस मतलब क्या होता है? खर्चा हुआ कैश में तब रिकॉर्ड करो, पैसा आया तब रिकॉर्ड करो। अक्रूअल बेसिस ऐसा नहीं होता है, नहीं भी हुआ खर्चा, इस बार अक्रू भी हो रहा है तो भी आप ये कर डालो, है ना। अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से आपको करना होगा। और इसको कहाँ पे मेंटेन करेंगे? रजिस्टर्ड ऑफिस और जो भी पीरियड प्रिस्क्राइब है उसके अंदर सर, है ना। तो एलएलपी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होंगे जो बिजनेस के रिगार्डिंग बात करेंगे, कैश या अक्रूअल बेसिस के ऊपर डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग करते हुए चलेंगे। रजिस्टर्ड ऑफिस में आपको मेंटेन करते हुए चलना है, वो भी पीरियड जो प्रिस्क्राइब्ड है। अब देखो, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी क्या कहता है? हर एक एलएलपी के बारे में बात किया। किसके बारे में बात किया? एवरी एलएलपी विद इन द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इनको स्टेटमेंट बनाना पड़ता है अकाउंट एंड सॉल्वेंसी का फॉर द सेड फाइनेंशियल ईयर एज एट द लास्ट डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। और उसके बाद क्या बोला जा रहा है? इन सच फॉर्म एज में बी प्रिस्क्राइब एंड सच स्टेटमेंट शैल बी साइंड बाय द डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ एलएलपी। मतलब सर, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी कौन यहाँ पे साइन करेगा सर? यहाँ पे साइन करेगा, बोलो ना कौन? यहाँ पे डीपी साइन करेगा। ओ डीपी, डेजिग्नेटेड पार्टनर साइन करेगा। हाँ, डेजिग्नेटेड पार्टनर को यहाँ पे चीजों को साइन करना होगा। क्या? बिल्कुल बिल्कुल साइन करना होगा। बस यही वाली बातचीत यहाँ पे की जा रही है। थर्ड, इसमें देखो क्या बोला जा रहा है? एवरी एलएलपी शैल फाइल विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी एंड अकाउंट प्रिपेयर्ड इन परस्यूएंट विद सबसेक्शन 2 विद रजिस्ट्रार एवरी ईयर इन सच फॉर्म एंड मैनर एंड अकम्प्लिश बाय सच फीस एज में बी प्रिस्क्राइब। उसके बाद देखो, अब जो भी अकाउंट्स ऑफ एलएलपी आपको इसको क्या कराना होगा? आपको इसको ऑडिट कराना होगा इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स एज में बी प्रिस्क्राइब। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो ऑफिशियल एग्जेम्प्ट, समझना बात को, ऑफिशियल गैजेट के थ्रू क्या एग्जेम्प्ट कर सकती है क्या एनी क्लास या क्लासेस ऑफ एलएलपी को? बिल्कुल बिल्कुल एग्जेम्प्ट कर सकती है। पेनल्टी इन्होंने लगा के रखा है, अगर ऊपर में तुम कुछ भी गचकू करोगे तो हम आपको पेनल्टी लगा देंगे 100 रुपए प्रतिदिन से लेके मैक्सिमम 1 लाख तक। और डेजिग्नेटेड पार्टनर को भी 100 रुपए प्रतिदिन से लेके मैक्सिमम 50,000 तक पेनल्टी लगाएंगे। और सर एलएलपी को कितना लगाएंगे? 25,000 से 5 लाख तक। और डीपी को यहाँ पे लगाएंगे 10,000 से लेके 1 लाख तक। अगर सबसेक्शन 1, 2, 3, 4 1, 2 एंड 4 में आप कुछ भी गड़बड़ करते हो तो उसके 1, 2 एंड 4, ठीक है, 1, 2 और 4 में, और बाकी थर्ड में अगर कुछ भी गड़बड़ करते हो तो ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाती है।
बराबर है क्या? बोलो जल्दी से मुझे, क्या आप बात को समझे क्या? यस सर, एकदम परफेक्ट है, एब्सोल्युटली परफेक्ट है सर। पेनल्टी को भूल जाओ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, पेनल्टी को रहने दो सर। पेनल्टी को ध्यान वान कहाँ रखेंगे, कितना कितना याद रखेंगे, छोटे मोटे तो हैं हम लोग अभी, है ना, नहीं होने वाला हमसे इतना। बहुत बढ़िया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। आओ आगे बढ़े, बोलो जल्दी से मुझे, आगे बढ़ेंगे क्या? बस एक दो और पॉइंट्स करेंगे यहाँ पे, जैसे अकाउंटिंग एंड अकाउंट स्टैंडर्ड पढ़ेंगे और एनुअल रिटर्न्स वगैरह को देखेंगे, ठीक है। लगे तो उसके बाद का मैं आपको कल करवा दूंगा, कल कुछ खूंगा और फिर उसके बाद और कुछ उसके अगले दिन होगा। फिर अपन लोग एक दिन नोट्स लगाएंगे, 2 दिन लगेंगे आई थिंक सो अपने को नोट्स पूरा लिखने में। फिर एक बार 2 दिन में अपने नोट्स हो गए तो फिर क्वेश्चन एंड आंसर्स को जस्ट डिस्कस ही करना पड़ेगा। एक दिन के अंदर क्वेश्चन एंड आंसर्स हो जाने चाहिए मेरे हिसाब से, तो एक बार देख लेते। हाँ, आराम से हो जाएंगे, ज़्यादा ही नहीं क्वेश्चन एंड आंसर, एक दिन के अंदर पूरे समेट के हो जाए, है ना। चलो आते क्या, चलो आओ ध्यान दो, आ जाइए। अब अगर मैं बात करूं आपके साथ, चलिए फोकस करेंगे स्क्रीन के ऊपर, ध्यान दो। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के बारे में बात करेंगे। कौन सा आता है यहाँ पे? 34A यहाँ पे बात करता है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के बारे में। इनका कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इन कंसल्टेशन विद निफ्रा क्या कर सकता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब करेगा, या प्रिस्क्राइब कर सकता है जो आईसीआई ने, मतलब ये हुआ निफ्रा के द्वारा प्रिस्क्राइब किए स्टैंडर्ड्स और दूसरा होगा आईसीआई के द्वारा प्रिस्क्राइब किए गए स्टैंडर्ड्स, बराबर। दूसरा अब देखो एनुअल रिटर्न सेक्शन नंबर 35 क्या कह रहा है, हर एक एलएलपी को फाइल करना होगा एनुअल रिटर्न ड्यूली ऑथेंटिकेट विद रजिस्ट्रार विद इन 60 डेज के अंदर फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल। तो जिस समय 31 मार्च से 60 दिन के अंदर आपको एनुअल रिटर्न चढ़ा देना है, किसके पास? रजिस्ट्रार के पास चढ़ा देना है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, समझ रहे हैं आप बात को? यस सर। उसके बाद देखो एलएलपी यहाँ पे पार्टनर, यहाँ पे जो एनुअल रिटर्न को फाइल करता है कंपनीज एक्ट के अनुसार, ठीक है। अगर आप नहीं करोगे फाइल बेटा तो एलएलपी को 100 रुपए प्रतिदिन की पेनल्टी, मैक्सिमम 1 लाख। और डेजिग्नेटेड पार्टनर कोई लायबल होने वाला है क्या? नहीं सर, पार्टनर की कोई लाइबिलिटी यहाँ पे नहीं दे के रखी है, तो डेजिग्नेटेड पार्टनर लायबल रहेगा 100 रुपए प्रतिदिन से लेके मैक्सिमम कितना, 50,000 रुपए तक। बोलो कितना बोल के रखा है यहाँ पे? 50,000 रुपए तक यहाँ पे लायबल रहने वाले हैं। कौन? डीपी लायबल रहने वाला है। कौन रहने वाला है? बोलो सभी लोग, डीपी लायबल रहने वाला है सर, डेजिग्नेटेड पार्टनर यहाँ पे लायबल रहने वाले हैं। समझ गए क्या आप बात को? यस सर। उसके बाद देखो इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स केप्ट बाय द रजिस्ट्रार, सेक्शन नंबर 36। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि क्या डॉक्यूमेंट को जो रजिस्ट्रार के पास है, क्या कोई व्यक्ति जाके, जैसे देखो स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी एंड एनुअल रिटर्न जो आप फाइल करते हैं एलएलपी बेटा, क्या ये इंस्पेक्ट कर सकते हैं क्या? यस सर, ये अवेलेबल होते हैं इंस्पेक्शन बाय एनी पर्सन इन सच मैनर एंड इन सच पेमेंट। जो भी यहाँ पे प्रिस्क्राइब फीस होती है उसके अंदर क्या वो यहाँ पे लायबल रहने वाले हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, उसके अंदर वो यहाँ पे लायबल रहने वाले हैं। इसके बारे में बातचीत है। मतलब सर सेक्शन नंबर 36 क्या कहता है कि स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी के लिए और जो एनुअल रिटर्न एलएलपी के पास पड़े हुए उसको कोई भी व्यक्ति जाके क्या इंस्पेक्ट कर सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल इंस्पेक्ट कर सकता है। क्या बोल रहा हूं मैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, व्यक्ति जाके यहाँ पे इंस्पेक्ट कर सकता है। ऐसी वाली बातचीत यहाँ पे हो रही है, कोई भी जाके उसको देख सकता है, कोई भी जाके इंस्पेक्शन यहाँ पे कर सकता है। ठीक है, चलो परफेक्ट है, एब्सोल्युटली परफेक्ट। अब आगे की चीजें हम लोग कल करेंगे क्या? यहाँ से अपन लोग कल कंटिन्यू करेंगे, है ना। इसके आगे की चीजें कल करेंगे, फिर एक सेशन परसों करेंगे और एक ऐसे ऐसे करते करते फिर फिनिश करते हुए चलने वाले हैं। बराबर है क्या? बोलो, है ना। ज्यादा टेंशन नहीं लेना है आपको, ज्यादा एंशियस बिल्कुल भी मत होइएगा। मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, ज्यादा लोड लेने की बात ही नहीं है। बिंदास रहो, आराम से रहो, कोई ज्यादा टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। समझ गया आप बात को, है ना। बिंदास, खुद पे भरोसा रखिए, सब कुछ बढ़िया होने वाला है, सब कुछ एकदम बढ़िया होने वाला है। राइट, थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। परसों मिलेंगे कितने बजे? शाम में 6 बजे। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। जाने से पहले आपको इतना कहना चाहूँगा बेटा कि अगर आप स्ट्रक्चर्ड तरीके से अनअकैडमी पे हमसे पढ़ना चाहते हैं तो आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना होता है। अभी रिजल्ट, जैसे कि आप मेरा रेगुलर कोर्स आता है बेटा सीए इंटरमीडिएट का, और रेगुलर कोर्स के लिए आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना होता है, या आप इंडिविजुअल मेरे इस अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को भी ले सकते हैं। एंड आईजी सर इस कोड का प्रयोग कर सकते हैं फॉर मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। क्या आप बात को समझे क्या? यस सर। तो ये आप बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और जब भी आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले आईजी सर इस कोड का प्रयोग कीजिए फॉर मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। अलग अलग मंथ्स के लिए आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं एंड यू विल गेट द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।